Okay, guys, we go ahead from here. Now, suppose the check that we issued to Bharat Traders that gets bounced or dishonored, right? So let's first understand what is dishonoring of a check. Do you understand this, Anjani and Miran? What is dishonoring or bouncing of a check? Have you ever heard of it? यस सर, चेक आ रहा होता है और फिर वो बाउंस हो जाता है, मिलता नहीं है। हाँ, इसका मतलब क्या हुआ होता है? सर रिसीव नहीं हो पाता है चेक। रिसीव नहीं हो पाता मतलब रिसीव सर तो हम हो गया जैसे है। चेक दे रहे हैं। हमने भारत ट्रेडर्स को तो चेक दे दिया है, तो उनको रिसीव हो गया है चेक। सर चेक मिलने के बाद बाउंस हो गया। हाँ, मतलब क्या हुआ इसका? सर नहीं पता। ओके, अंजनी, आपको कुछ आइडिया है इसका? सर अकाउंट में उतने पैसे नहीं होते हैं तो वो बाउंस जाता है। करेक्ट, ये एक रीजन है चेक के डिसऑनर या बाउंस होने का, राइट? देखिए, ये बिजनेस था आदर्श का, जिसके हमने ये ट्रांजैक्शंस देखे हैं ये सारे। दिस इज अ बिजनेस ऑफ आदर्श, राइट? आदर्श ट्रेडर्स का जो बैंक है, जहां पे उसका अकाउंट आदर्श ट्रेडर्स का, वो है एक्सिस बैंक। सो जब हमने बात की कि डिपॉजिट ₹4 लाख इनटू बैंक, मतलब जब आदर्श ट्रेडर्स ने बैंक में पैसे डिपॉजिट किए तो किस बैंक में किए? एक्सिस बैंक में, राइट? तो एक्सिस बैंक से आदर्श ट्रेडर्स को एक चेकबुक मिली, विच आदर्श ट्रेडर्स कैन यूज टू मेक इट्स पेमेंट्स। आदर्श ट्रेडर्स सर को एक्सिस पेमेंट, बैंक क्या है? सॉरी सर मेरा, एक्सिस बैंक क्या है? बैंक का नाम है एक। जैसे कैनरा बैंक बैंक का नाम है, वैसे एक्सिस बैंक एक दूसरा बैंक है। आपने नहीं सुना कभी एक्सिस बैंक का नाम? नो सर। ठीक है, आईसीआईसीआई बैंक का नाम सुना है? यस सर। वैसे ही एक्सिस बैंक है, प्राइवेट सेक्टर का बैंक है, और ये गवर्नमेंट सेक्टर का बैंक है, कैनरा बैंक। तो आदर्श ट्रेडर्स ने अपना अकाउंट ओपन किया एक्सिस बैंक में, भारत ट्रेडर्स का अकाउंट है कैनरा बैंक में। आदर्श ट्रेड, जब भी कि एक बिजनेस बैंक में कोई अकाउंट ओपन करवाता है, कोई मतलब करंट अकाउंट, पैसे डिपॉजिट करने और बाद में निकालने के लिए, तो बैंक आपको एक चेकबुक देता है, ब्लैंक चेकबुक। हर चेक पे नीचे लिखा रहेगा आदर्श ट्रेडर्स, वो प्री प्रिंटेड रहता है। फिर आप उस चेक को फिल करके, मतलब आदर्श ट्रेडर्स उस चेक को फिल करके अपने अलग अलग जो पेएबल्स हैं उनको देगा, जिसको आदर्श ट्रेडर्स को पैसे देने हैं, चाहे वो एम्प्लॉय को सैलरी देनी हो,
इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करना हो, रेंट पे करना हो, अपने सप्लायर्स को पैसा देना हो, वगैरह वगैरह। तो आदर्श ट्रेडर्स ने ये चेक दिया भारत ट्रेडर्स को, राइट? कितने का? 75,000 रुपीज का चेक। ठीक है। जब ये चेक दिया आदर्श ट्रेडर्स ने चेक दिया भारत ट्रेडर्स को 75,000 रुपीज का। ये वो वाला ट्रांजेक्शन जो हमने यहाँ पे देखा था। जब भारत ट्रेडर्स को चेक मिला, तो भारत ट्रेडर्स उस चेक को अपने बैंक में डिपॉजिट करेगा। चेक किस बैंक का है? चेक है एक्सिस बैंक का। पर भारत ट्रेडर्स का अकाउंट क्योंकि कैनरा बैंक में है, इसलिए भारत ट्रेडर्स इस चेक को कैनरा बैंक में डिपॉजिट करेगा। जब वो भारत ट्रेडर्स चेक को कैनरा बैंक में डिपॉजिट करेगा, तो उस समय भारत ट्रेडर्स क्या करेगा? भारत ट्रेडर्स मतलब क्या रिकॉर्ड करेगा अपनी बुक्स में? भारत ट्रेडर्स अपने बैंक अकाउंट को डेबिट करेगा, क्योंकि बैंक का बैलेंस बढ़ रहा है उसके हिसाब से, क्योंकि वो चेक डिपॉजिट कर रहा है। और क्रेडिट करेगा आदर्श ट्रेडर्स को, क्योंकि आदर्श ट्रेडर्स गिवर ऑफ मनी है। लेकिन कैनरा बैंक में भारत ट्रेडर्स का बैंक बैलेंस तुरंत नहीं सर बढ़ेगा। रिपीट कर दीजिए। मेरान एंड अंजनी, ये रिपीट करना थोड़ा सा मुश्किल है, बार बार प्लीज रिक्वेस्ट मत करिएगा रिपीट करने की। आप लोगों को बहुत अटेंटिव होना पड़ेगा क्लास में, राइट? आदर्श ट्रेडर्स ने चेक दिया भारत ट्रेडर्स को 75,000 रुपीज का। भारत ट्रेडर्स उस चेक को अपने बैंक में डिपॉजिट करेगा। जैसे ही भारत ट्रेडर्स अपने बैंक में डिपॉजिट करेगा, भारत ट्रेडर्स अपनी अकाउंटिंग की बुक्स में क्या रिकॉर्ड करेगा? वो डेबिट करेगा बैंक अकाउंट को, क्योंकि उसका बैंक का बैलेंस बढ़ गया है, मतलब बढ़ने वाला है चेक डिपॉजिट करने की वजह से। और क्रेडिट करेगा आदर्श ट्रेडर्स को। ये कौन करेगा? भारत ट्रेडर्स अपनी बुक्स में। आदर्श ट्रेडर्स को क्यों क्रेडिट करेगा वो? क्योंकि आदर्श ट्रेडर्स गिवर ऑफ मनी है, और उसके गिविंग से भारत ट्रेडर्स के साथ उसके ड्यूज कम हो रहे हैं, सेटल हो रहे हैं। इतना समझ में आया अंजनी और मेरा आप दोनों को? यस सर। यस। लेकिन कैनरा बैंक भारत ट्रेडर्स का बैंक बैलेंस तुरंत नहीं बढ़ाएगा। जैसे ही चेक मिला वैसे नहीं बढ़ाएगा। कैनरा बैंक क्या करता है? उस चेक को भेजेगा एक्सिस बैंक को। इस प्रोसेस को हम क्लियरिंग कहते हैं। ये कहलाती है क्लियरिंग। जब एक्सिस बैंक के पास वो चेक आएगा, वो चेक तो एक्सिस बैंक का ही था, राइट? चेक किसका था? एक्सिस बैंक का था, जो आदर्श ट्रेडर्स ने भारत ट्रेडर्स को दिया था। तो जब एक्सिस बैंक के पास वो चेक आएगा, तो एक्सिस बैंक आदर्श ट्रेडर्स के अकाउंट में देखेगा कि आदर्श ट्रेडर्स के पास 75,000 रुपए है या नहीं है अकाउंट में, राइट? इसके अलावा आदर्श ट्रेडर्स ने जब अपना अकाउंट ओपन करवाया था, तो अकाउंट ओपनिंग फॉर्म में साइन किए थे आदर्श ने, जो ओनर है आदर्श ट्रेडर्स का। वो साइन जो है, वो जो सिग्नेचर है, वो एक्सिस बैंक के पास उनके कंप्यूटर्स में रहता है। वो चेक करेंगे एक्सिस बैंक वाले कि वाकई में आदर्श ट्रेडर्स ने साइन किए हैं या नहीं किए हैं। तीसरा, वो देखेंगे अमाउंट इन वर्ड्स और अमाउंट इन फिगर सेम है या नहीं है। आपने फिगर में लिखा 75,000, पर वर्ड्स में आपने चेक में कुछ और लिखा है। अगर दोनों मैच नहीं कर रहे हैं, राइट? या फिर डेट जो है चेक की, वो पोस्ट डेटेड है। मतलब आज मान लीजिए 7 अगस्त है, आज 7 अगस्त है, लेकिन चेक में डेट डली है 9 अगस्त, मतलब 7 के बाद की डेट डली है। तो इनमें से कोई भी अगर रीजन होगा, तो एक्सिस बैंक उस चेक को ऑनर नहीं करेगा, और उस चेक को कैनरा बैंक को वापस भेज देगा। इसको हम कहते हैं डिसऑनरिंग ऑफ चेक। ये समझ में आया आप लोगों को? यस सर।
मेरा आपको समझ में आया ये? यस सर। तो एक्सिस बैंक कैनरा बैंक को क्या वापस भेजता है? या तो डिसऑनर्ड चेक, जो चेक डिसऑनर हो चुका है। किस वजह से? एक रीजन अंजलि ने बताया कि आदर्श ट्रेडर्स के अकाउंट में 75,000 रुपए से कम पैसे हैं, कम पैसे जमा है। तो जब मान लीजिए आदर्श ट्रेडर्स के अकाउंट में 70,000 रुपए है, तो फिर बैंक 75,000 का चेक ऑनर नहीं कर सकता। मतलब बैंक 75,000 रुपीज कैनरा बैंक को नहीं दे सकता, क्योंकि आदर्श ट्रेडर्स के अकाउंट में सिर्फ 70,000 रुपीज हैं। या फिर दूसरा रीजन, आदर्श ट्रेडर्स के चेक पे जो सिग्नेचर है वो बैंक के पास जो स्पेसिमेन सिग्नेचर उससे मैच नहीं कर रहे। या फिर चेक की डेट जो है वो पोस्ट डेट है, फ्यूचर की डेट है। या फिर चेक में जो अमाउंट लिखा है वो फिगर में और वर्ड्स में अलग अलग लिखा है। या फिर आपने चेक में कोई ओवर राइटिंग की है। इन वजहों से चेक डिसऑनर हो जाता है। जब चेक डिसऑनर होता है तो एक बैंक मतलब एक्सिस बैंक दूसरे बैंक को वो चेक वापस भेज देता है। और जब वो चेक कैनरा बैंक के पास वापस आएगा तो कैनरा बैंक कुछ नहीं करेगा, वो चेक भारत ट्रेडर्स को वापस दे देगा कि आपका चेक बाउंस हो गया है, डिसऑनर हो गया है। और भारत ट्रेडर्स का बैंक बैलेंस कैनरा बैंक नहीं बढ़ाएगा। ऑन द अदर हैंड, अगर एक्सिस बैंक चेक को ऑनर कर देता है, मतलब चेक में सब कुछ सही है, कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर एक्सिस बैंक उस चेक को अपने पास ही रख लेता है। वो फिर कैनरा बैंक को चेक वापस नहीं भेजेगा, बल्कि कैनरा बैंक को सिर्फ एक कंफर्मेशन भेजेगा कि हाँ ये चेक ऑनर हो गया है। जैसे ही ये कंफर्मेशन कैनरा बैंक को मिलेगी, कैनरा बैंक भारत ट्रेडर्स का बैंक बैलेंस 75,000 से बढ़ा देगा। ये समझ में आया आप दोनों को? यस सर। मेरा आपको समझ में आया ये? सर हम्म। एक्सिस बैंक के पास आ गया ना चेक तो। एक्सिस बैंक के पास आ गया। अगर एक्सिस बैंक या तो उस चेक की सिर्फ कंफर्मेशन भेजेगा कैनरा बैंक को, अगर वो चेक को ऑनर कर रहा है तो, मतलब अगर चेक में सब कुछ सही है तो। अगर चेक में कोई भी चीज गड़बड़ है तो एक्सिस बैंक चेक वापस भेज देगा कैनरा बैंक को। वही लिखा है मैंने यहाँ पे, या तो वो डिसऑनर्ड चेक वापस भेजेगा या फिर कंफर्मेशन भेजेगा। सर मत तो कैनरा बैंक ने वापस क्यों लिया एक्सिस बैंक को जब सही है? अगर सही नहीं है तो की बात कर रहा हूं मैं। मेरा
यहाँ मैंने क्या लिखा है, चेक गॉट डिसऑनर्ड, मतलब उस चेक में कुछ गड़बड़ थी। वो क्या गड़बड़ थी उसके रीजंस मैं बता चुका हूँ। यस सर। या तो सिग्नेचर मैच नहीं कर रहा है, या फिर अमाउंट जो वर्ड्स और फिगर में अलग अलग है, या फिर आदर्श ट्रेडर्स के अकाउंट में इनसफिशिएंट फंड्स हैं, मतलब उतना पैसा नहीं है जितने का चेक है, या फिर चेक में फ्यूचर डेट डली हुई है। क्लियर, यहां तक समझ में आ गया अब आपको? यस सर। अब मुझे ये बताइए, यहाँ पे आदर्श ट्रेडर्स के लिए भारत ट्रेडर्स क्या है, डेटर है या क्रेडिटर है? सोच के बताइएगा। आदर्श ट्रेडर्स के लिए यहाँ पे भारत ट्रेडर्स क्या है, एक डेटर है या क्रेडिटर है? डेटर सर। आदर्श ट्रेडर्स के लिए भारत ट्रेडर्स डेटर है। डेटर का मतलब क्या होता है? सर अ, सर जिनके पास अपना पैसा है। मतलब पैसा नहीं, जिनके पास पैसा नहीं, पैसा जिसके पास है वो तो हमारा बैंक है। मैं डेटर के बारे में 2-3 बार क्लास में बात कर चुका हूँ गाइस। क्या होता है डेटर? देखिए आपके नोट्स एक बार। अंजनी, डू यू रिमेम्बर व्हाट डेटर्स आर? तो जिन्हें पैसे लेना होते हैं। क्यों लेना होता है? जिनसे पैसे लेना होता है ना। हाँ। क्यों लेना है पैसे? डेटर मतलब जिन्हें दूसरे से पैसे लेना होते हैं। नहीं नहीं, यहाँ पे भारत ट्रेडर्स आदर्श ट्रेडर्स के लिए क्या है, मैं ये पूछ रहा हूँ। यहाँ पे आदर्श ट्रेडर्स भारत ट्रेडर्स के लिए क्या है, डेटर है या क्रेडिटर है? या चलिए, जो मैंने सर पूछा था ओरिजिनल क्वेश्चन, आदर्श ट्रेडर्स के लिए भारत ट्रेडर्स क्या है? क्रेडिटर। क्रेडिटर है। क्यों? हाँ। हाँ, क्योंकि उन्हें पैसे देना है। क्यों देने हैं? You are saying that Adarsh Traders has to pay money to Bharat Traders, and that is why Bharat हाँ, Traders is a creditor, right? But why the money is to be given? क्योंकि भारत ट्रेडर रिसीवर है ना। अरे, आदर्श ट्रेडर्स को, भारत ट्रेडर्स को पैसे देने बचे हैं। क्यों देने बचे हैं, मैं ये पूछ रहा हूँ। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। सर हमने उससे उधार लिया था क्या उधार लिया था? पैसे। नहीं, कहाँ लिए पैसे उधार? आप लोग देखिए कल के ट्रांजेक्शन्स, क्या किया आदर्श ट्रेडर्स ने भारत ट्रेडर्स के साथ, कि अब आदर्श ट्रेडर्स को पैसे देने हैं भारत ट्रेडर्स को। क्योंकि वो हमारी लायबिलिटी है। आप लाइबिलिटी, पर क्यों लाइबिलिटी है? क्रेडिटर तो लाइबिलिटी होता है। पर किस क्रेडिटर को हम, मतलब किस पार्टी को हम अपना क्रेडिटर कहते हैं, ये पूछ रहा हूं मैं आप लोगों से। हमें किसी को पैसे देने बचे तो क्या वो हमारा क्रेडिटर है? सिर्फ इसलिए कि हमें किसी को पैसे देने बचे हैं इसलिए वो हमारा क्रेडिटर है, क्या ये सही है? ये पूछ रहा हूं मैं। आदर्श ट्रेडर्स और भारत ट्रेडर्स के बीच के कल के ट्रांजेक्शन देखिए गए, जो कल पढ़ाए थे मैंने आप लोगों को, एक बार देखिए फटाफट आपके रजिस्टर में। आप लोग घर में पढ़ाई नहीं कर रहे हो। डेटर क्रेडिटर के बारे में क्लियरली मैंने आप लोगों को क्लास में 2-3 बार बताया, पूरा लिखवाया भी है। क्योंकि आदर्श ट्रेडर्स ने भारत ट्रेडर्स से गुड्स लिए थे और पे करेक्ट। नहीं किया था। हाँ, तो वो मतलब आदर्श ट्रेडर्स के लिए भारत ट्रेडर्स क्या है, सप्लायर है। क्योंकि भारत ट्रेडर्स ने कुछ सप्लाई किया था आदर्श को, और उसके बदले में आदर्श को अभी भी भारत को पैसे दिए जाने बचे हैं, इसीलिए भारत ट्रेडर्स आदर्श ट्रेडर्स के लिए क्रेडिटर है।
क्रेडिटर सिर्फ वही पार्टीज होती हैं जिनसे हमने गुड्स या सर्विस उधारी में परचेज किए हैं और अभी भी उन्हें पैसे देने बचे हैं. सो भारत ट्रेडर्स हियर इज अ क्रेडिटर. फॉर whom? फॉर आदर्श ट्रेडर्स. क्रेडिटर है मतलब सप्लायर है या सेलर है, एक ही बात है दोनों. और आदर्श ट्रेडर्स क्या है? भारत ट्रेडर्स के लिए डेटर है. क्लियर? डेटर है मतलब क्या है? बायर है या कस्टमर है. आदर्श ट्रेडर्स ने गुड्स खरीदा था भारत ट्रेडर्स से, तो भारत ट्रेडर्स के लिए आदर्श ट्रेडर्स कस्टमर है. पर कस्टमर के साथ साथ वो डेटर भी है, क्योंकि अभी भी भारत ट्रेडर्स को आदर्श ट्रेडर्स से पैसे लेने बचे हैं. ये समझ में आया आप दोनों को? ये दिमाग में रखिएगा, बिल्कुल बार बार बात होगी इसके बारे में. राइट? हैव यू गॉट मी? यस सर. हर वो पार्टी जिससे जिसे हमको पैसे देने हैं, वो हमारा क्रेडिटर नहीं होता. आपने बैंक से लोन लिया है, आपको बैंक को पैसे देने बचे हैं, तो बैंक आपका क्रेडिटर नहीं है. बैंक आपका लेंडर है, नॉट अ क्रेडिटर. राइट? आपने किसी को पैसा उधार दिया है, तो जिसको उधार दिया उससे आपको पैसे लेने बचे हैं, पर वो आपका डेटर नहीं है, वो आपका बोरोवर है. डेटर हम सिर्फ कस्टमर्स के लिए यूज करते हैं, क्रेडिटर हम सिर्फ सप्लायर्स के लिए यूज करते हैं. ठीक है? यस. Usually different businesses have their bank accounts with different banks. हर बिजनेस का एक ही बैंक में अकाउंट नहीं होता है, बहुत सारे बैंक हैं, सबके अलग अलग यूजुअली बैंक में अकाउंट होते हैं. किसी का कैनरा बैंक में, किसी का स्टेट बैंक में, किसी का आईसीआईसीआई में, किसी का एचडीएफसी में, किसी का एक्सिस बैंक में, किसी का बैंक ऑफ बड़ौदा में, वगैरह वगैरह. तो यहाँ पे भी वही है. आदर्श ट्रेडर्स का बैंक है एक्सिस बैंक. भारत ट्रेडर्स का बैंक है कैनरा बैंक.
ये पढ़ते जाइएगा जो मैं लिख रहा हूँ, एंड टेल मी इफ यू डू नॉट अंडरस्टैंड दिस, दो आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड दिस ऑल टू यू। तो गाइस यहाँ से लिखना स्टार्ट करिए पहले।
सर, हाँ बोलिए। जब तक पैसा अपने अकाउंट में नहीं आता तब तक कोई वो नहीं लगता ना टैक्स? नहीं, लेकिन ऐसे ट्रांजेक्शन में भी पैसा आने पे टैक्स नहीं लगता। टैक्स तब लगता है जब आप अच्छा। टैक्स तब लगता है जब आपको कोई इनकम अर्न हो रही हो। तो आप भारत ट्रेडर्स को इनकम कब अर्न हो गई? तभी जब उसने गुड्स को सेल कर दिया। तब नहीं जब उसके पास पैसा आया। राइट। सर, अगर गुड्स खरीद मतलब बेचे ही ना और पैसा उधर चेक के थ्रू दे दे तो वो इनकम होगी वापस आने पे? मतलब नहीं समझा। मतलब सर, बिना कुछ सेल करे हम्म, चेक दे दे हम और वो चेक गलत हो, डेट में थोड़ा अंतर हो और वापस आ जाए तो वो इनकम होगी? देखिए इनकम, मैं आपको फिर से समझा रहा हूँ इनकम का मतलब क्या है। इसलिए मैं कह रहा हूँ इस कंसेप्ट को बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। आप लोग, आप कॉमर्स लिया आप लोगों ने। इनकम का मतलब होता है गिविंग गुड्स और सर्विसेज, गिविंग बेनिफिट्स इन फॉर्म ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो अगर आपने किसी को गुड्स या सर्विस नहीं दिया, भले ही आपको पैसा मिला हो या चेक मिला हो, उसको इनकम नहीं माना जाएगा। पैसे के लेन देन से इनकम का कोई लेना देना नहीं है। गुड्स और सर्विस के लेन देन से इनकम का लेना देना है। मैंने आपको 5,000 रुपए दे दिए, क्या इसका मतलब आपको इनकम हुई? नहीं, मैंने आपको उधार दिए, हो सकता है। और अगर मैंने आपको उधार नहीं दिया, ऐसे ही 5,000 दे दिए, तो क्यों दे दिए मैंने आपको ऐसे ही 5,000? आई विल डेफिनेटली एक्सपेक्ट सम रिटर्न आउट ऑफ दैट। उसके बदले में मुझे आपसे कोई गुड्स या सर्विस चाहिए, इसलिए 5,000 दिए मैंने आप। तो जब मैं गुड्स या सर्विस आप मुझे दोगे तब आपको इनकम होगी, ना कि जब मैंने आपको पैसे दिए तब। तो इनकम क्या है ये पढ़िएगा आज मेरा अच्छे से। इनकम जो मैंने स्टार्टिंग में पढ़ाया था कि व्हाट इज इनकम, उसमें सब डिटेल मिल जाएगा आपको। ठीक है। यस सर। आपके बैंक में पैसा, आपके बैंक अकाउंट में पैसा आया, राइट? तो गवर्नमेंट आपसे जरूर पूछेगी कि पैसा किस चीज का है। अगर इनकम का है तो आप टैक्स पे करो हमें। लेकिन आपके बैंक अकाउंट में पैसा है तो मैं गवर्नमेंट, जैसे ही आपके बैंक में पैसा आया गवर्नमेंट को भी पता चल जाता है। बिकॉज बैंक्स पास ऑन ऑल द इन्फॉर्मेशन टू द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट आपसे पूछेगी कि आपके पास इतना पैसा है, इस पे हमें टैक्स दो। उस समय आपको ये प्रूव करना होगा कि नहीं, ये मेरी इनकम का पैसा नहीं है, ये मैंने किसी से उधार लिया है। अगर आपने उधार लिया है तो फिर उसको इनकम नहीं माना जाएगा, उस पर टैक्स नहीं लगेगा। समझ में आया ये? मेरा नाम अंजनी। यस सर। राइट। कहाँ तक लिख लिया गाइस आप लोगों ने इसमें से? आई होप यू हैव नोटेड डाउन दिस मच गाइस, राइट? बोथ ऑफ यू। यस सर। राइट अंजनी? Yes, sir, written.
सो गाइस, अगर चेक पूरी तरह से ओके है, मतलब चेक में सब कुछ सही है, चेक में कोई डिस्क्रिपेंसी नहीं है, तो फिर एक्सिस बैंक कंफर्मेशन देता है, कैनरा बैंक को सिर्फ कंफर्मेशन देता है, चेक वापस नहीं करता, चेक अपने पास रख लेता है। और डेटर का मतलब आदर्श ट्रेडर्स का बैंक बैलेंस डिक्रीज कर देगा, उतने पैसे आदर्श ट्रेडर्स के अकाउंट से निकाल लेगा, क्योंकि अब एक्सिस बैंक को उतने पैसे कैनरा बैंक को देने हैं। कितने पैसे? जितने का चेक है। समझ में आया ये आप दोनों को? यस। यस सर। और क्योंकि उसने कंफर्मेशन कैनरा बैंक को दे दिया, तो अब कैनरा बैंक क्या करेगा? कैनरा बैंक भारत ट्रेडर्स मतलब डिपॉजिटर का, जिसने चेक डिपॉजिट किया था, उसका बैंक बैलेंस बढ़ा देगा। लेकिन अगर चेक में कोई डिस्क्रिपेंसी है, तो एक्सिस बैंक उस चेक को रिटर्न कर देगा कैनरा बैंक को, और साथ में रीजन लिखेगा कि हमने रिटर्न क्यों किया है। क्या सिग्नेचर मिसमैच की वजह से रिटर्न किया, या वर्ड्स और फिगर में जो अमाउंट था वो अलग अलग था इसलिए किया, या इनसफिशिएंट फंड थे इसलिए किया। इसको हम कहते हैं डिसऑनरिंग ऑफ चेक। और उस केस में कैनरा बैंक भारत ट्रेडर्स का बैंक बैलेंस नहीं बढ़ाएगा, बल्कि उस चेक को भारत ट्रेडर्स को रिटर्न कर देगा। तो जब रिटर्न करेगा तब भारत ट्रेडर्स को पता चलेगा कि अच्छा, जो चेक मुझे आदर्श ट्रेडर्स से मिला था वो तो डिसऑनर हो चुका है। तो उस केस में भारत ट्रेडर्स क्या करेगा फिर? बोलिएगा इस क्या करेगा फिर? जब भारत ट्रेडर्स को पता चला कि चेक तो डिसऑनर हो गया, क्योंकि भारत ट्रेडर्स को कैनरा बैंक ने चेक वापस कर दिया है, तो अब भारत ट्रेडर्स क्या करेगा? आदर्श ट्रेडर्स को वापस दे देगा। बस, और कुछ नहीं बोलेगा। हाँ। दूसरा हाँ, चेक दे। हाँ, वो बोलेगा ये चेक आपका डिसऑनर हो गया, मुझे पैसे दो। राइट, वो ये बोलेगा, बोले आपका चेक डिसऑनर हो चुका है, मुझे पैसे चाहिए, अब चेक नहीं लूंगा मैं आपसे, क्योंकि चेक दो, आप जो वापस वापस चेक दोगे, वापस मैं डिपॉजिट करूंगा, फिर वो हो सकता है डिसऑनर हो जाए। तो बेटर है अब आप मुझे कैश दे दो, या किसी और तरीके से मुझे पैसा दो मेरा। राइट? समझ में आ रहा है मेरा? यस सर। लोन पर टैक्स नहीं मिलता ना? मिलता कि देना पड़ता है ऐसा? टैक्स हमें थोड़ी मिलता, टैक्स तो हम देते हैं। हाँ नहीं, नहीं। हाँ, नहीं देना पड़ता। हाँ, हाँ। तो अगर सर लोन अगर मैं ले लूं और उससे बहुत सारे स्टॉक्स खरीद लूं और हम्म। उसके मतलब उसके बेसिस पे और लोन ले सकता हूँ मैं? अब जब आप बैंक से लोन लेंगे, तो पहले आपको बैंक को कुछ देना पड़ेगा। आपने कहा ना आप बैंक से लोन लेके फिर स्टॉक खरीदे, तो आप बैंक से जब लोन लेंगे तो पहले आपको बैंक को कुछ देना पड़ेगा, तब बैंक आपको लोन देगा। फिर आप उससे स्टॉक खरीदोगे, फिर सर उन स्टॉक पर भी आपको लोन मिल सकता है। सर क्या देना पड़ेगा? कोई सिक्योरिटी देनी पड़ेगी, या तो फिक्स डिपॉजिट आपके पास कहीं बैंक में हो तो उसकी रिसिप्ट आपको देनी पड़ेगी बैंक को, कि अगर मैं आपका पैसा नहीं दे पाया तो आप मेरे फिक्स डिपॉजिट से पैसे निकाल लेना। या कोई दूसरी रियल एस्टेट देनी पड़ेगी, कोई लैंड बिल्डिंग ओके गिरवी सर। रखना पड़ेगा बैंक के पास। राइट? यस सर। तो अगर मैं फिक्स्ड एसेट अपना कोई सा डिपॉजिट कर देता हूँ और उसके बेसिस पे लोन लेता हूँ और फिर स्टॉक्स नहीं, खरीदता हूँ फिक्स और उसके बेसिस पे और। देखिए, पहली बात, फिक्स एसेट यस सर। डिपॉजिट नहीं करना पड़ता, फिक्स एसेट का आपको पेपर्स देने पड़ते हैं। आपके पास लैंड है तो आप यस सर। लैंड तो डिपॉजिट नहीं कर सकते बैंक को, लैंड के पेपर आप बैंक के पास रखोगे तब बैंक आपको लोन देगा। हाँ, ठीक है। उसके बाद आपने लोन ले लिया, स्टॉक खरीदे, फिर अब बोलिए आगे की बात, कहानी बताइए। तो जो लोन लिया है उससे मतलब जो पिछला वाला लोन था उसको चुका दिया और उससे अगर बिजनेस चालू करा तो? नहीं, नहीं कर सकते आप ऐसा, क्योंकि आपने जितने का स्टॉक या जितने का जमीन रखी, उसका मैक्सिमम 80% तक का ही बैंक लोन देता है आपको, 100% नहीं देता कभी। अगर आपकी जमीन की मार्केट वैल्यू 25 lakhs है, तो उसका 80% मतलब 20 lakhs ही बैंक आपको मैक्सिमम लोन देगा। अगर आपके पास स्टॉक 2 लाख के हैं,
तो उसका 80% मैक्सिमम 1,60,000 का ही लोन देगा। ये भी मैक्सिमम है, हाँ? हर हर यस सर। बोरोवर के लिए कुछ अलग अलग होता है। आपकी क्रेडिट वर्थीनेस के बेसिस पे वो आपकी लोन की लिमिट फिक्स करते हैं। आया समझ में ये? यस और सर। हाँ, लिख लिया गाइस आप लोगों ने पूरा? यस सर। यस सर। तो देखिए यहाँ पे चेक डिसऑनर हो गया है। जब हमने चेक इशू किया था तो हमने बैंक बैलेंस को हमने मतलब आदर्श ट्रेडर्स ने अपने बैंक बैलेंस को क्या कर लिया था, कम कर लिया था, रेट किया था। अब वो चेक डिसऑनर हो गया है, तो आदर्श ट्रेडर्स क्या करेगा, वापस अपने बैंक बैलेंस को इंक्रीज करेगा, बैंक अकाउंट को डेबिट करेगा, मतलब एसेट को इंक्रीज कर रहा है। कितने से? 75,000 से, क्योंकि बैंक का बैलेंस तो कम हुआ ही नहीं है, क्योंकि चेक डिसऑनर हो गया है। यहाँ जो आदर्श ट्रेडर्स ने अपने बैंक बैलेंस को कम किया था while गिविंग चेक टू भारत ट्रेडर्स, that balance has not decreased in the bank actually because the check has got dishonored। तो एक्सिस बैंक से तो पैसा निकला ही नहीं है कुछ। तो ये जो हमने बैंक के बैलेंस को कम किया था, अब उस बैंक बैलेंस को हम वापस बढ़ा लेंगे। और ये जो हमने लाइबिलिटी को अपनी कम किया था कि हमने भारत ट्रेडर्स को चेक दे दिया तो हमारा भारत ट्रेडर्स की तरफ अब कोई ड्यूज नहीं बचा, वो लाइबिलिटी को हम वापस इंक्रीज कर लेंगे, क्योंकि अभी भी हमारी लाइबिलिटी है टुवर्ड्स भारत ट्रेडर्स, क्योंकि उसको जो हमने चेक दिया था वो तो डिसऑनर हो चुका है। सो वी विल बेसिकली रिवर्स दिस एंट्री। Which account was debited earlier, that would be created now, and which account was created earlier, that would be debited now। तो यहाँ पे ऐसा होगा, बैंक अकाउंट डेबिट, भारत ट्रेडर्स अकाउंट क्रेडिट विद 75,000। ये लाइबिलिटी वापस इंक्रीज हो गई हमारी टूवर्ड्स भारत ट्रेडर्स। अब यहाँ पे ऐसे केसेस के लिए ट्रेडिशनल अप्रोच काम नहीं करती। ट्रेडिशनल अप्रोच में हम बैंक अकाउंट को डेबिट तब करते हैं जब बैंक रिसीवर ऑफ मनी है, पर यहाँ तो बैंक को रिसीव कुछ हो ही नहीं रहा है, राइट? इसलिए हमें मॉडर्न अप्रोच की जरूरत पड़ी गई। मॉडर्न अप्रोच कहता है जब भी आपका बैंक का बैलेंस इंक्रीज हो जाए आप उसको डेबिट करो, मतलब एसेट इंक्रीज हो जाए डेबिट करो, और लायबिलिटी जब इंक्रीज हो तो उसको क्रेडिट कर दो। लेकिन हमें ये पता है कि बैंक और भारत ट्रेडर्स यहाँ पे क्या है, किस तरह के अकाउंट है अंडर ट्रेडिशनल अप्रोच, तो वो हम यहाँ पे बस लिख देते हैं, दे बोथ आर पर्सनल अकाउंट्स। जैसे यहाँ पे भी ये दोनों पर्सनल अकाउंट ही थे, एक गिवर ऑफ मनी था और एक रिसीवर ऑफ मनी था, और इन दोनों के रिसीविंग और गिविंग से हमारे बिजनेस में ड्यूज या तो सेटल हो रहे थे या क्रिएट हो रहे थे। यहाँ पे दोनों ही ड्यू सेटल हो रहे हैं हमारे। तो जब भी आपने जब किसी को चेक दिया हो और अगर वो डिसऑनर हो जाए तो आपको वापस अपने बैंक बैलेंस को बढ़ाना है, और जिसको आपने चेक दिया था उसके तरफ आपकी लायबिलिटी को भी बढ़ाना है, बिकॉज यू आर स्टिल लायबल टुवर्ड्स दैट पार्टी। व्हाई? बिकॉज द चेक दैट यू गेव हैज गॉट डिसऑनर्ड। ये समझ में आया आप दोनों को? यस सर। अंजनी आपको समझ सर में आया? चेक बड़े अमाउंट के लिए यूज होता है ना? अंजनी आपको समझ में आया ये? यस सर आ गया। नहीं, जरूरी नहीं है ऐसा, बट हाँ यूजुअली कह सकते हो आप ऐसा। इनकम टैक्स का रूल है मेरान कि अगर आपको किसी को एक बार में 2 लाख से ज्यादा का पेमेंट देना है तो आप उसको कैश में मत दो। अगर आपने कैश में दिया तो आप पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट टैक्स लगा देगा। 2 लाख से ज्यादा का एक बार में किसी एक पार्टी को अगर आपको पेमेंट करना है तो आप चेक के थ्रू पेमेंट करो। हाँ, 2 लाख तक का पेमेंट आप कैश में कर सकते हो, बट ओके सर तो यूजुअली सेफर साइड में बिजनेसेस थोड़े से भी बड़े पेमेंट कैश में ना करके चेक में करते हैं। चेक में करने का फायदा ये है कि आपके अलावा एक और एंटिटी है जो कल ये प्रूव कर सकती है कि हाँ पेमेंट दिया था, और वो एंटिटी आपका बैंक है।
जैसे यस आपने सर, यहाँ तो पे भारत चेक्स पे ट्रेडर्स को टैक्स नहीं लगता? जैसे आपने यहाँ पे भारत ट्रेडर्स को चेक दिया, कल को भारत ट्रेडर्स बोले कि नहीं मुझे पेमेंट नहीं मिला, राइट? तो आपका बैंक बोल सकता है कि नहीं, पेमेंट हमने कैनरा बैंक में दिया था और कैनरा बैंक ने इनको दिया था। सो नाउ यू ओके हैव एन सर। एविडेंस विद यू। क्लियर? यस सर। ये लिख लिख लिया गाइस आप लोगों ने? अंजनी आप कुछ बोल रहे थे? नहीं सर, मैं यही बोल रही थी, लिख लिया मैंने। ओके। गाइस देखिए, जब आप किसी को चेक देते हैं, ध्यान से सुनिए मेरी बात, व्हेन यू गिव चेक टू समबडी एंड दैट चेक गेट्स डिसऑनर्ड, तो बैंक, आपका बैंक आप पे एक चार्ज लगाता है, राइट? तो अब आपके बैंक ने 250 रुपए का आप पे चार्ज लगाया है, राइट? सेम ऐसे ही चार्ज कैनरा बैंक भी भारत ट्रेडर्स पे लगा सकता है कि आपने जो चेक डिपॉजिट किया था, क्योंकि वो डिसऑनर हो गया, इसलिए हम आप पे इतना चार्ज लगा रहे हैं। पर अभी हम किसकी बुक्स में रिकॉर्डिंग कर रहे हैं? आदर्श ट्रेडर्स की बुक्स में। तो पर आदर्श ट्रेडर्स के बैंक मतलब एक्सिस बैंक ने 250 रुपीज का चेक डिसऑनरिंग का चार्ज लगाया है। मतलब बैंक कह रहा है कि हमें आपसे 250 रुपए चाहिए। तो बैंक क्या मांगने आएगा हमसे ये पैसे? मैं पूछ रहा हूँ आप लोगों से। नहीं। नहीं, क्या करेगा बैंक जब बैंक को 250 रुपए चाहिए तो? बैंक के पास ऑलरेडी हमारे पैसे हैं, उस अकाउंट में से सीधे 250 रुपए बैंक निकाल लेगा। क्योंकि जब बैंक आपसे अकाउंट ओपन करवाते समय फॉर्म भरवाता है, तो उसमें सारे तरह के चार्जेस की इंफॉर्मेशन दी रहती है, राइट? तो बैंक यहाँ पे अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे, क्योंकि 250 रुपए से हमारा बैंक का बैलेंस मतलब एसेट कम हो गई है। अब यहाँ पे भी पर्सनल रियल नॉमिनल अकाउंट के रूल्स काम नहीं आते हैं। हमें पता है बैंक पर्सनल है, दैट्स इट, लेकिन यहाँ पे बैंक गिवर ऑफ मनी नहीं है, ठीक है? हम डेबिट करेंगे बैंक चार्जेस अकाउंट को, ये हमारा एक्सपेंस है। दिस इज ऑकरेंस ऑफ एक्सपेंस। सो बैंक चार्जेस हमारा नॉमिनल अकाउंट है। तो ये हमारा खर्चा हुआ 250 का, और इस खर्चे की वजह से हमारा बैंक का बैलेंस 250 से कम हो गया। ये ट्रांजेक्शन समझ में आया आप दोनों को? सर यस। एक बार रिपीट कर दीजिए, मैं बाहर चले गया था। बैंक ने हम पे 250 रुपए चेक बाउंसिंग के चार्ज लगाए हैं, तो उससे हमारा बैंक क्या हमसे पैसे मांगने तो नहीं आएगा, वो सीधे हमारे पास, हमारा पैसा ऑलरेडी बैंक के पास है। बैंक क्या करता है, सीधे 250 रुपए हमारे बैंक से अकाउंट से निकाल लेगा। मतलब हमारा बैंक का बैलेंस 250 रुपीज से कम हो गया, इसलिए हम बैंक को क्रेडिट करेंगे। बैंक यहाँ पे गिवर ऑफ मनी नहीं है, इसलिए इस ट्रांजेक्शन के लिए हमारे ट्रेडिशनल अप्रोच हमें यूज में नहीं आती। क्योंकि बैंक पर्सनल अकाउंट है, एक एंटिटी है, इसलिए मैंने यहाँ पी जरूर लिखा है, बट हियर वी कैन नॉट यूज रूल्स ऑफ पर्सनल अकाउंट्स, दैट इज व्हाई वी हैव मॉडर्न अप्रोच एज वेल। और हम डेबिट करेंगे बैंक चार्जेस को, ये हमारा खर्चा है, दिस इज अवर एक्सपेंस। तो जब आपका चेक बाउंस होता है कोई, वो चेक जो आपने किसी को इशू किया है, या वो चेक जो आपने डिपॉजिट किया था बैंक के पास किसी और का चेक, और अगर वो चेक डिसऑनर हो जाए, तो यूजुअली बैंक हम पे चार्ज लगाता है। जब हम बैंक का
बैंक में अकाउंट ओपन करते हैं तो एक फॉर्म देते हैं, उस फॉर्म में वो सारे चार्जेस की डिटेल दी रहती है कि जब ये होगा तो बैंक आपसे इतना चार्ज करेगा, जब वो होगा तो बैंक आपसे इतना चार्ज करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल एक दूसरा एग्जांपल आपको देता हूँ, हर 3 महीने में बैंक आपको एक फ्री में चेकबुक देता है, लेकिन अगर आपको 3 महीने में एक से ज्यादा चेकबुक चाहिए तो फिर बैंक उसका चार्ज लेगा आपसे। ऐसे सारे चार्जेस को हम बैंक चार्जेस कहते हैं, जो कि बिजनेस का एक्सपेंस है, मतलब नॉमिनल अकाउंट है। तो इस ट्रांजेक्शन को हम इस तरीके से रिकॉर्ड करेंगे, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट क्रेडिट, क्योंकि हमारा यहाँ पे खर्चा हुआ और हमारा यहाँ पे बैंक का बैलेंस कम हो गया। क्लियर है मेरा ना? यस सर। लिखिएगा जितना। सर लिख लिया। Same way, guys, we do recording of interest charged by bank on us. अगर हमने बैंक से कोई लोन लिया है तो बैंक उसके लिए हमसे इंटरेस्ट चार्ज करता है, तो उसके लिए हम बैंक बैलेंस को कम करते हैं, क्योंकि बैंक हमारे अकाउंट से इंटरेस्ट का पैसा निकाल लेता है, और यहाँ हम डेबिट करते हैं इंटरेस्ट अकाउंट को। इंटरेस्ट हमारा नॉमिनल अकाउंट है, एक्सपेंस है, और बैंक हमने क्रेडिट इसलिए किया क्योंकि बैंक का बैलेंस हमारा कम हो गया है। ये समझ में आया आप दोनों को? यस यस। सर। बिजनेस एंटरप्राइजेस जो बैंक के साथ अकाउंट ओपन करवाते हैं, किसके लिए? अपने बिजनेस ट्रांजेक्शन्स के लिए। मतलब जब आपको अपने कस्टमर से चेक मिले तो आप उसको डिपॉजिट कर सको, और जब आपको अपने सप्लायर को, एम्प्लॉय को, या किसी और सर्विस प्रोवाइडर को पेमेंट देना हो तो आप चेक इशू कर सको। तो इन पर्पस के लिए जो अकाउंट बिजनेस का बैंक में खुलता है वो होते हैं करंट अकाउंट्स। करंट अकाउंट के बैलेंस पे बैंक आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं देता है। तो जो बिजनेसमैन लोगों ने जितने अकाउंट खुलवा रखे हैं बैंक में, उस कौन से अकाउंट? करंट अकाउंट, उस पे उनको कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलता। ये समझ में आया आप लोगों को इस? यस सर। राइट। तो मैंने आपको अभी जो ऊपर 3-4 ट्रांजेक्शन्स बताए हैं, वो ट्रांजेक्शन्स बिजनेस एंटरप्राइजेस के वो हैं जो बैंक से रिलेटेड हैं। लिखिएगा जितना।
Okay, guys, from here we will see in our tomorrow's class.